गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्सों, मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ इंडिया जीके। और इंडिया जीके में जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारी हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास के दो भागों को हमने अपने पहले वीडियो में देख लिया है। आपने देख लिया ही होगा। हमारी वीडियो में हमने पहले बात की थी एशियन हिस्ट्री की, फिर मिडिवल हिस्ट्री, और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, या मॉडर्न इतिहास, या आधुनिक इतिहास की। दोस्तों, दोनों बात हमने देख लिए हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल, और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल का इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। हमने जो कल बात की थी उस पर थोड़ा लौट के आते हैं, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे, और जिन लोगों ने देख ली है वो आज हमारे साथ आगे क्लास में जारी रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने बात की थी कल आपसे 1707 तक हम बात आपसे कर चुके थे। 1707 एडी तक हम कल बात कर चुके थे, और आज हम बात करेंगे आपसे 1947 तक। आपको याद होगा कि जो 1947 है या 1947 एडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को ये मालूम होगा कि इस दिन हमारा मुल्क, हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। अगर मैं आसान भाषा में आपसे कहूँ कि 1707 का जो टाइम है, इस टाइम तक मुग़लों का आधिपत्य इंडिया में बना हुआ था। उनके कब्जे में या उनके हैंडओवर इंडिया में काम हो रहा था। और जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, और इसके बाद जो राजा आएंगे वो जो कि योग्य शासक सिद्ध नहीं हुए, तो वो धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर को टुकड़ों में बांटना स्टार्ट कर देंगे। या मैं आपसे कहूँ कि अगर मुग़ल एम्पायर इतने एरिया में फैला हुआ है, और ये मैं कहूँ कि दिल्ली है, तो औरंगज़ेब के बाद जो राजा आएंगे वो धीरे धीरे इतने बड़े एरिया को घटाते चले जाएंगे। जैसे कि ये एरिया कोई और हथिया लेगा, ये कोई और हथिया लेगा, ये कोई और हथिया लेगा, इधर कोई और कब्जा कर लेगा, इधर कोई और कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर इतना रह जाएगा, फिर इतना रह जाएगा, फिर और कम रह जाएगा, टूट के वो आखिर में इतना सा रह जाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज। अंग्रेज़ों का नाम आया। मैंने कहा कि मुग़ल एम्पायर के शासक औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आएंगे, या मैं कहूँ कि बहादुर शाह प्रथम जो आएगा, या उसके बाद फ़र्रुख शेर जो आएगा, ये अपने आप में योग्य साबित नहीं हुए, और यह अपने साम्राज्य को कमज़ोर करने लगे या छोटा करने लगे, और जो कब्जा करता या जो युद्ध करने के लिए आता उसको ये अपना प्रदेश दे देते थे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि यहीं अंग्रेज़ों का भी आवागमन इंडिया में हो जाता है। और मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने तकरीबन 6 क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चों को मैंने ये देखा है पढ़ते हुए कि इंडिया की खोज किसने की। और यही क्वेश्चन बाद में तब्दील होकर हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है, या इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है कि बताइए इंडिया की खोज किस व्यक्ति ने की और किस सन में की। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने की, जो कि यह व्यक्ति पुर्तगाली था। कब की? 1498 में की। मैं आपसे कहूं कि ये आपका इंडिया है और यूरोप अपना इधर है, तो यूरोपीय देश एक पुर्तगाल है यहाँ, और पुर्तगाल से एक व्यक्ति इंडिया के लिए पानी के जहाज़ से आता है। आते आते खोज करते हुए, देखते हुए वो यहाँ आके इंडिया में एंटर कर लेता है। कौन कर लेता है एंटर? वास्को डिगामा एंटर कर लेता है। और इस टाइम जो सन देखी गई, वास्को डिगामा यहाँ एंट्री करता है। कौन करता है बच्चों? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में इंडिया की खोज करता है।
कहने का मतलब ये है कि वो व्यापार करने के आता है, उसने नाम सुना हुआ होता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है या भारत एक बहुत बड़ा देश है। अच्छा, मुझे इंडिया कहने की आदत है, और कल एक हमारे मित्र ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि मैं पढ़ा तो रहा था मिडिल इन इंडिया, मध्यकालीन भारत, जब तक इसका नाम भारत था और मैं बार बार इंडिया इंडिया कह रहा था, तो अभी भी इसका नाम भारत ही है या हिंदुस्तान है। मैं आपसे कहूँ कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो इसका नाम भारत होता है, हमारे मुल्क का नाम, और बाद में जैसे ही हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इसका नाम इंडिया हो जाता है। और अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसको हिंद या हिंदुस्तान, दो नामों से जाना जाता है मध्यकालीन भारत में, और इसके बाद हम जो देखेंगे आखिर में वो इंडिया नाम से हमारे देश को जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मैं अगर इंडिया कहूँ या भारत कहूँ तो इस बात को दिमाग में न लें, बस ये समझें कि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, और तारीखें मैं यहाँ बता ही रहा हूँ कि किस ईस्वी या किस सन की बात हम कर रहे हैं। आते हैं पॉइंट पर। वास्को डिगामा इस रास्ते से चलता हुआ इंडिया में आया और 1498 ईस्वी में आया। साफ साफ ये क्वेश्चन आसन पासन में पूछ लिया जाता है, और ये जब यहाँ से एंट्री करता है तो ये केरल के एक कालीकट पर पहुंचता है, केरल के तट पर पहुंचता है, और यहाँ का राजा होता है जैमोरिन। कहीं कहीं इसका नाम जैमोरिन है और कहीं कहीं इसी राजा को जमोरिन भी कहा जाता है। वह वास्को डिगामा का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और कहता है कि आइए आप। वास्को डिगामा यहाँ व्यापार करने के लिए आया, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आया, तो ये अपने साथ में काली मिर्च लेकर आया। क्या लेकर आया? काली मिर्च लेकर आया। काली मिर्च लेकर वास्को डिगामा इंडिया आता है, केरल में एंट्री करता है, और ये अपनी मिर्चों को बेचता है यहाँ और बताता है कि भैया ये खरीदिए आप, और ये मसाला है, इसको आप जो है अपने सालन तब बनाओ, उसमें डालिए तो आपको बहुत टेस्ट आने वाला है। और यहाँ के राजाओं ने ऐसा ही किया, उसको टेस्ट किया और समझा तो कहा कि यार ये तो वास्तव में ही बहुत अच्छी चीज़ है। और इंडिया उस टाइम पर सोने की चिड़िया था, ये आपको मालूम है। पैसे की कमी नहीं थी, नवाबों का, राजाओं का, महाराजाओं का इंडिया पे राज था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो वास्को डिगामा ने अपनी मिर्चों पर 60 गुना प्रॉफिट कमाया। 60 गुना प्रॉफिट कमाया वास्को डिगामा ने। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज पर अगर 60 गुना प्रॉफिट हम करेंगे तो ये चीज हमारी बिक जाएगी 6000 रुपये की। मतलब 100 रुपये की वस्तु को उसने 6000 में बेचा। समझ सकते हैं आप? 60 गुना प्रॉफिट इसने किया। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आया? इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली में एक व्यक्ति है वास्को डिगामा आया। 1498 ईस्वी में इंडिया में ये आता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इंडिया में सबसे पहले यूरोपीय देश से किस देश का व्यक्ति आया? तो वास्को डिगामा आया। कहाँ से आया? पुर्तगाल से आया। अच्छा, किस ईस्वी में आया, किस सन में आया? तो 1498 में आया। और क्या नाम था व्यक्ति का? वास्को डिगामा था, और ये पुर्तगाली था। जैसे जैसे ये आना स्टार्ट करते हैं और इंडिया पर जो है गैर, हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों का कब्जा हो जाता है। जो यहाँ सत्ता में बने हुए हैं, जो मुगल एम्पायर सत्ता में है, वह धीरे धीरे टूटने लगेगा और उसको तोड़ देंगे अंग्रेज या ब्रिटिशेस या ब्रिटिश के लोग। ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया? तो पुर्तगाली आए। अब लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि सर बताइए, क्या सिर्फ शासन करने के लिए, या अच्छा लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर शासन करने आए थे? वो तो शासन करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। तो मैं आपसे कहूँ कि व्यापार करने के लिए जो देश के लोग आए या जो फैक्ट्रियाँ आई, वो कितनी आई इंडिया में और किस किस देश से आई, उनके बारे में एक बार हम बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं यूरोपीय देशों का भारत में आगमन। यूरोपीय देश के लोग आए तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले आए पुर्तगाली नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आएंगे आपके डच, और नंबर 3 पर आएंगे आपके अंग्रेज, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश के लोग। इन्हीं लोगों ने इंडिया को गुलाम बनाया
और बहुत ख़राब दुर्दशा इन्होंने इंडिया के साथ की है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। एक और आएंगे, चौथे नंबर पे है डैन और पांचवें पर आएंगे फ्रांसीसी। ये 5 कंपनियां इंडिया में आए और एक के बाद एक आती गई और अपना काम बढ़ाती गई और धीरे धीरे इन सब कंपनियों को इस अकेली एक कंपनी ने भगा दिया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे आखिर में गए। ये पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए, लेकिन इंडिया पे ये अपना आधिपत्य इतने अच्छे से नहीं जमा सके जितने अच्छे से अंग्रेजों ने जमाया। यह अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को अपने अधीन कर लिया। उसकी जो सेना थी वो बड़ी पावरफुल थी, या उसने पावरफुल बनाया। उसके जो वायसराय हुए या उसके जो गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इंडिया को अपने हिस्से में या अपनी कंपनी में मिला लिया। वहीं पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और ये अपना कब्जा नहीं जमा पाते हैं, लेकिन पुर्तगाली सबसे आखिर में इंडिया से जाते हैं। सबसे आखिर में इंडिया से जाते हैं 1961 ईस्वी में। और हम कहेंगे कि सबसे आखिर में जाते हैं तो ये कहाँ रह रहे थे, तो भैया इनके कब्जे में हमारा एक स्टेट था गोवा। गोवा इनके कब्जे में था। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया हमने पुर्तगालियों से और यहाँ से भगाया इनको, लेकिन सबसे पहले यही आए और सबसे आखिर में ये इंडिया से गए। अच्छा, आएगा में आपको मालूम है 1498 ईस्वी में इनका सबसे पहला व्यक्ति आया, वास्को डिगामा। आपको मालूम ही होगा यहाँ तक सारी बातें। उसके बाद में आते हैं डच और उसके बाद में आते हैं अंग्रेज, ब्रिटिशेस, और फिर आते हैं डैन और फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी। ये लोग अपना शासन कर रहे होते हैं चीज़ों को। इनके बारे में हम खोल खोल के बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ना सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, पॉइंटेड देख रहे हैं कि क्या हुआ, बात समझ में आई। ये लोग आ गए इंडिया पे और इंडिया में एक बहुत ही ताकतवर शासक राज कर रहा था, औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बताया ये जाता है कि उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वह योग्य नहीं थे या उनमें इतनी योग्यताएं नहीं थी कि वह शासन अच्छे से कर सकें। होता क्या है कि मैं आपसे कहूं कि मुगल एम्पायर में एक शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह शासन कर रहा है और बड़े बढ़िया शासन चल रहा है इंडिया में। अच्छा, मोहम्मद शाह कर कुछ नहीं रहा है, कर वही सब लोग रहे हैं जो पहले से काम कर रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु हुई है, सबकी थोड़ी ना हुई है। हम आपसे कहें कि हमारे पास अगर 20 सूबे हैं तो 20 सूबे हमने अलग अलग लोगों को अपना उत्तराधिकारी बना रखा है। हम ये कह सकते हैं कि हमने कोतवाल बना रखा है, सारी जिम्मेदारियां उनको सौंप रखी है, तो वह तो उचित नाम से काम करेंगे। अच्छा, मुगल एम्पायर का नाम इंडिया में था ही, भारत में अच्छे से फेमस ही था, तो हर किसी की हिम्मत तो नहीं होगी कि वो आक्रमण करे। लेकिन जैसे ही ये राजा बनते हैं तो कहा जाता है अलग अलग राजा के बारे में, किसी को लंपट मूर्ख कहा जाता है, किसी को कहा जाता है कि ये साहिब बेखबर हैं, या किसी को कायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब किसी को सत्ता में दौलत मिलती है या सत्ता में बहुत सारी चीज़, या सत्ता में हमें देश मिला, या सत्ता में हमें एक बड़ा साम्राज्य मिला, तो ये उसको संभाल नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर 2-3 आदत खराब आ गई। और आधुनिक जो मुगल एम्पायर है जिसकी हम बात करेंगे, औरंगजेब के बाद की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर राजाओं को, ज़्यादातर नवाबों को 3 चीज़ों का जो है बेहद शौक था, ये हम कह सकते हैं चस्का था। क्या थी वो तीनों बातें देखते हैं। कहा जाता है कि इनको सुर, सुरी, सुंदरी, इन 3 चीजों से लगाव ज्यादा था। सुर माने संगीत, संगीत सुनने का बेहद शौक था। सुरी माने मदिरा, सुरी माने मदिरा, और सुंदरी माने लड़की। इन तीनों चीजों में मगन रहने का काम करते थे।
आधुनिक मुगल एम्पायर के शासक। संगीत सुनना शौक था, मदिरा दारू शराब पीने का शौक था और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हमारे हरम में हो, ये इनका शौक था। कहा जाता है कि एक एक राजा कई कई हफ्तों तक, कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक हरम से बाहर ही नहीं निकलते थे। यहाँ तक देखा है, पढ़ा है, इतिहासकारों ने कहा है। तो होता क्या है कि जो लोग शासन कर रहे होते हैं, या मैं आपसे कहूँ कि एक राजा है मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर, या मैं आपसे कहूँ फर्रुखसियर, या और भी बहुत सारे राजा हुए, अगर मैं बात करूँ तो ये लोग शासन के राजा ही तो हैं। शासन चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। कुछ लोग उसमें अध्यक्ष सौंपे जाते हैं, कुछ लोग सलाहकार होते हैं और कुछ लोग साम्राज्य को चलाने का काम करते हैं। ऐसे ही काम चल रहा था वहाँ। होता क्या है कि इसके साथ में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजा आप तो बाहर आते नहीं हैं, हमारे एक एरिए पर पठानों ने आक्रमण कर दिया है और हमारे पंजाब को पठानों ने हमसे छीन लिया है। राजा आया बाहर, राजा ने कहा अच्छा पंजाबी तो गया है अभी, कोई बात नहीं, दे दो, हमें लड़ना नहीं है, दे दो, अभी हमारे पास और बहुत कुछ तो है। पठानों ने पंजाब छीन लिया, कोई बात नहीं, चलता रहा टाइम। कुछ टाइम आया, राजस्थान राजपूतों ने छीन लिया। कहा राजा जी आप कहाँ बिजी हैं, आप बाहर आते ही नहीं हैं, देखिए हमारा पंजाब पहले गया, फिर राजपूताना भी चला गया, राजपूतों ने छीन लिया। राजा कह रहा कोई बात नहीं, जो मांग रहा है उसे दे दो, हमारे पास अभी बहुत कुछ है। मेहनत से नहीं किया था ना, खुद बनाया ही नहीं था, अपनी मस्ती में मगन थे साहब, दे दो। भरतपुर चला गया और धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्य जाने लग गए। फिर यहाँ जो मंत्रिमंडल में काम कर रहे थे उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों हम ऐसे, जब अपनी सारी चीज़ें हम ऐसे गवा रहे हैं कि करके, और राजा को फिक्र ही नहीं है अपने शासन की, अपने साम्राज्य की, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमको भी लौटकर यहाँ से हम आए हैं वहाँ जाना चाहिए। ऐसे ही लौटकर जो नवाब बने हैं वो ऐसे ही बने हैं, या हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो मुगल एम्पायर में काम कर रहे थे वो लोग लौटकर वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ हैदराबाद रियासत, मैं आपसे कहूँ बंगाल का नवाब, मैं आपसे कहूँ और छोटे छोटे साम्राज्य, तो इन लोगों के दिमाग में एक थॉट आया कि भैया राजा को कोई मतलब है नहीं, राजा काम अच्छा कर नहीं रहे हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, लौट के अपने प्रदेश में जाना चाहिए और हमें ऐलान करना है कि आज से इस एरिया का नवाब मैं हूँ। धीरे धीरे मुगल एम्पायर बहुत सारे टुकड़ों में बंट गया और यही था मुगल एम्पायर का पतन। इतना बड़ा साम्राज्य जिसने इतने लंबे टाइम से इंडिया पर राज किया हुआ था, वह धीरे धीरे टूट जाता है, बिखर जाता है, नवाबों में फैल जाता है। यही टाइम था कि मुगल साम्राज्य का टूटना हुआ, राजपूतों ने अपना आधिपत्य जमाया, झांसी में झांसी की रानी का आधिपत्य हुआ, कानपुर में कानपुर के राजा ने आधिपत्य जमाया, लखनऊ में, अवध में, बरेली में, अलग अलग जगह अलग अलग नवाबों ने, राजाओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि ये एक ही है। मैं आपसे कहूँ कि ये इंडिया है और इंडिया और ये एरिया है बंगाल, तो बंगाल का कोई नवाब है तो ये कहेगा ये एरिया मेरा ही, अलग देश है मेरा। रियासतों को अलग देश कहा जाता था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो तकरीबन 600 प्लस रियासत थी इंडिया में, रियासतें, रजवाड़े, राजा, ऐसे ही अलग अलग। जिस एरिया पे जो कब्जा कर रहा है वो उसका एरिया है, वहाँ अगर कोई जाएगा कुछ करेगा उसको फीस देनी पड़ेगी, वहाँ का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर चाहे तो नवाब आने दे और ना चाहे तो ना आने दे। बात समझ आ रही? इससे पहले सब मुगलों के अधीन था, लेकिन बाद में टुकड़ों में बंट गया और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने। एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो क्या वो यहाँ शासन करने के लिए आए थे? गलत बात है, बिल्कुल गलत है। अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए आए ही नहीं थे। अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए आए नहीं थे, वो तो व्यापार करने के लिए आए थे, शासन करने के लिए नहीं आए थे।
लोगों का मत रहता है कि वो शासन करने आए थे, गलत। वो व्यापार करने आए थे और तब उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जो कि ये सोने की चिड़िया है, ये तो आपस में फूटे हुए हैं, फूट डली हुई है इनमें, ये खुद एक नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? इंडिया के अंदर जो राजा राज कर रहे हैं ये तो खुद एक नहीं है, टुकड़ों में बटे हुए हैं। बंगाल बिहार पे कोई राज कर रहा है, अवध पे कोई राज कर रहा है, राजपूताना राजपूत में राज कर रहे हैं, राजपूत राजपूताना में राज कर रहे हैं, मराठा महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, दक्षिण में राज कर रहे हैं, हैदर अली मैसूर में राज कर रहा है। जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए मौका अच्छा है, एक एक करके हमें इनसे लड़ना चाहिए, एक एक करके हमें इनसे लड़ना चाहिए। और दूसरी बात उनके दिमाग में एक आई कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं थी, गद्दार बहुत थे, लालच दो गद्दारी के लिए तैयार। अगर हम कहें कि हमारा इंडिया अंग्रेजों का गुलाम हुआ, अगर हम कहें कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ या अंग्रेजों ने हमको लूटा पीटा मारा, उसके जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज नहीं है, कुछ हमारे गद्दार लोग भी हैं जिन्होंने गद्दारी की। ये देखने को मिलेगा आगे। मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य किया, फैक्ट्रियाँ बनाना स्टार्ट किया, बंगाल में शासन करना चालू किया, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि वहाँ का जो राजा था वो सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, आपने हिस्ट्री में देखा होगा। मैं आपसे आज बात करता हूँ, इसी टॉपिक को उठाता हूँ यहीं से। फिर क्या होता है कि अंग्रेज धीरे धीरे युद्ध करना स्टार्ट करते हैं, अपना कब्जा करना स्टार्ट करते हैं इंडिया पर। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला राज कर रहा होता है, सिराजुद्दौला राज कर रहा होता है, अच्छा राज चल रहा होता है। लेकिन वहीं अंग्रेज अपने कंपनी का विस्तार करने लग जाते हैं, ऐसे करके बढ़ाने लग जाते हैं, इधर भी, इस एरिया में भी, इस एरिया में भी, इस एरिया में भी। धीरे धीरे बंगाल पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध करता है सिराजुद्दौला, जो वहाँ का नवाब है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस बात का विरोध करता है और कहता है कि आप यहाँ शासन मत कीजिए। तो यहीं इसका एक सेनापति होता है मीर जाफर, गद्दार है ये, इसको गद्दार के नाम से जाना जाता है इतिहास में, गद्दार, और गद्दार ही रहेगा ये। मीर जाफर को बुलाते हैं अंग्रेज, मीर जाफर को बुलाते हैं अंग्रेज और कहते हैं कि भैया हमारा युद्ध होगा और आपको हमारा साथ देना है। हमारा साथ का मतलब ये है कि जब युद्ध होगा तो आपको अपनी सेना को ये नहीं कहना है कि आप युद्ध स्टार्ट कीजिए, और हम युद्ध स्टार्ट कर देंगे और आप सिराजुद्दौला का कत्ल कर देना या उसको मार देना, और उसके बाद हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच आता है मीर जाफर के दिमाग में, मीर जाफर लालच देखता है, समझता है और इनकी बात को एग्री कर लेता है। इतिहासकारों ने अलग अलग किताब में ये मत दिया है कि ये युद्ध होता है प्लासी नामक जगह पर। कहाँ होता है? प्लासी नामक एक स्थान पर युद्ध होता है, और इसीलिए इस युद्ध का नाम रख दिया गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसका नाम रख दिया गया। और इसका टाइम पीरियड की अगर बात करूं मैं तो 1857 की क्रांति से 100 साल पहले एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज और नवाब आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि नवाब की फौज में 50,000 लोग थे, 50,000 लोग थे। और वहीं अगर अंग्रेज़ों की फ़ौज की बात करें, तो उनकी फ़ौज में 1,000 लोग थे। दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बावजूद भी अंग्रेज विजयी होते हैं। अंग्रेज विजयी होते हैं और नवाब हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। ये इसलिए हार जाता है कि हमारे पास गद्दार है। मीर जाफर ने गद्दारी की, युद्ध प्लासी के मैदान में होने के लिए तैयार हुआ, युद्ध दोनों के बीच हो रहा था, तभी युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध चालू है। और मीर जाफर ने अपने सैनिकों से नहीं कहा कि आप युद्ध लड़िए। सैनिक उसकी आवाज़ का, उसके इशारे का वेट करते रहे। वहाँ से युद्ध चालू हो गया, उन्होंने वहीं से युद्ध करना चालू कर दिया, गोली बारूद करना चालू कर दिया और इनको मार दिया। वहीं से मीर जाफर लौट आता है, युद्ध छोड़कर लौट आता है और सिराजुद्दौला को मार देता है।
सिराजुद्दौला को मार देता है। इसको मार देता है, नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। मीर जाफर बन गया। मीर जाफर सिर्फ कठपुतली था। भाई कठपुतली तो होगा ही ना, किसी को अगर मैं राजा बना रहा हूं तो उस पर मैं जो चाहूंगा वो करेगा, वो मैं जो चाह रहा हूं वही तो वो करेगा, अपने मन से तो कुछ कर नहीं से रहा, क्योंकि राजा मैंने बनाया। अगर भैया नहीं करोगे मेरे जैसा तो मैं तुम्हें हटा सकता हूं। उनकी बहुत सारी कूटनीतियों से या उनके व्यवहार से मीर जाफर परेशान हो गया कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, ये तो मैंने गलती कर दी। इसके बाद में कोई बात नहीं, गलती कर दी, अब बंगाल पे कब्जा किनका हो गया? बंगाल पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेज अपना शासन कहीं भी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो राजा बनता है वो है मीर कासिम। मीर कासिम राजा बनता है और राजा बनने के बाद वह सोचता है कि मुझे अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। अगर मैं अकेला लड़ूंगा तो हम प्लासी के युद्ध में मात खा चुके हैं, हार चुके हैं, तो हमें अभी भी हार का सामना करना पड़ेगा। पहले मुझे अपने युद्ध के लिए सेना इकट्ठी करनी है और कुछ नवाबों को अपने साथ मिलाना है। तो मीर कासिम ने जब युद्ध किया तो अपने साथ अवध के राजा सिराजुद्दौला को मिला लिया और मुगल एम्पायर के राजा को भी मिलाकर इन तीनों ने एक साथ युद्ध किया और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, और जो कि 1764 में लड़ा जाता है, जो कि 1764 में लड़ा जाता है बक्सर का युद्ध। इसका टाइम पीरियड है 1764 का, और इसमें तीन लोग एक तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं और अंग्रेज अकेले युद्ध लड़ रहे होते हैं। इसमें भी होता वही है, गद्दारों की कमी नहीं है। गद्दार हमारे पास भरे हुए हैं और सूचना मिल जाती है अंग्रेजों को पहले से ही, और वो युद्ध की अपने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और बक्सर का युद्ध भी हम हार जाते हैं। अब जैसे हमने बक्सर का युद्ध हारा, पहले हमने प्लासी का युद्ध हारा। अंग्रेज जो शासन कर रहे थे वो कहीं कहीं किसी किसी एरिया पे कर रहे थे, जो कि मुगल राजाओं से अनुमति लेने के बाद, जैसे जहांगीर से अनुमति ली गई, जहांगीर ने कहा ठीक है आप शासन कीजिए, अनुमति लेने के बाद। लेकिन जब औरंगजेब के बाद जब मुगल एम्पायर टूट ही गया, टुकड़ों में ही तब्दील हो गया, तो अब उन्हें अनुमति लेने की कोई जरूरत ही नहीं बची। अब तो जो जिस जगह पे इसका राज है उससे युद्ध करो, उसको हराओ, वहाँ कब्जा हमारा। प्लासी के युद्ध में बंगाल आ गया अंग्रेजों के हाथ में, अपने एरिया को बढ़ा लिया, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन बहुत बड़े एरिए, या हम कहें व्यापार के लिए बेहद अच्छी जगह या बेहतरीन जगह अंग्रेजों के पास चली गई। बहुत बड़े एरिए पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया। हम कहें इंडिया अगर ये नक्शा है तो यहाँ से यहाँ तक इतने एरिए पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। अब वो धीरे धीरे यहाँ भी आएंगे, मैसूर में भी आएंगे, मराठाओं के पास भी जाएंगे, इधर दिल्ली सल्तनत पे भी कब्जा करेंगे, इधर भी आएंगे, वो पूरे इंडिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लेंगे। अभी इतने एरिया पे कब्जा हुआ है। ये दो बड़े युद्ध हुए जिससे इंडिया को पता लग गया कि अगर अब सबसे बड़ी शख्सियत है कोई, या भारत के लोगों को पता लग गया, या राजाओं महाराजाओं को पता लग गया कि अगर अब सबसे बड़ी ताकत कोई इंडिया के अंदर है तो वो है ब्रिटिश एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश एम्पायर तो ब्रिटिश में था, लेकिन हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, है ना, एम्पायर नहीं कहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, क्योंकि एक युद्ध प्लासी के युद्ध में उन्होंने बता दिया हमें, बक्सर के युद्ध में उन्होंने हमें और ज़्यादा अच्छे से बता दिया है कि अब उनसे लड़ना बेकार है। धीरे धीरे वो प्लासी में युद्ध करते हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन दोनों को मार देते हैं या इनसे युद्ध जीत जाते हैं और ये एरिया अपने कब्जे में आ गया। ऐसे ही करते करते वो इंडिया को, पूरे इंडिया पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और आखिर में एक और बड़ा युद्ध होता है जिसको हम स्वतंत्र इंडिया की पहली क्रांति भी कहते हैं। वो इस युद्ध के 100 साल बाद देखने को मिलती है।
वो है आपकी 1857 की क्रांति, आज़ाद भारत की पहली क्रांति। यह आज़ादी के लिए पहली क्रांति की गई, उस क्रांति को कहा गया 1857 की क्रांति, क्योंकि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य हर जगह बना लिया और छोटे छोटे युद्ध भी किए और उनसे भी बहुत सारे एरिया को अपने में तब्दील कर लिया और इंडिया वाले लोग इनके शासन से परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको खेती करनी है नील की खेती इंडिया में कराई गई और हम इनसे कहें कि हमें 10 रुपया दीजिए आप, तो इन्होंने हमको 5 रुपये ही दिए। बस यही है, और करो नहीं करोगे तो गोली मार दी जाएगी, ख़त्म कर दिया जाएगा तुम्हें। 5 रुपये ही दिए जाएंगे। कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपने बच्चों से काम कराओ, अपनी बीवियों को काम के लिए भेजो, भीख मांगो, कुछ भी करो, खेती तुम्हें करनी ही पड़ेगी और हम 5 रुपये देंगे आपको। ये 5 रुपये की खेती इनसे कराई और इसको ले गए ये ब्रिटिश और वहीं एक डुब्बे भर के ले आए और उसी को लाके यहाँ बेच रहे हैं 50 रुपये में। देखिए लूटमार, हर जगह कब्जा कर लिया, लगान इन पे ज़्यादा लगा दी गई, बहुत ज़्यादा हिसाब खराब कर दिया, बदतरीन कर दिया गया इनको, बस से ज़्यादा बदतर कर दिया गया, इन पे अत्याचार किए गए, जुल्म किया गया। 1857 तक इतने परेशान ये लोग हो गए और 1857 के बाद जो होगा वो शायद मैं आपसे ना कह सकूं, मैं आपको ना बता सकूं। जिस हिसाब से इन्होंने लूटमार की, गरीबों पे अत्याचार किए, ज़मीनों को हड़पा, रियासतों को हड़पा, जो काम इन्होंने किया वो बताने योग्य नहीं है। आप अगर कभी किताब पढ़ेंगे 1857 की बात की इंडिया की तो आप रोने लगेंगे। वो दौर मैंने देखा है, बड़े बड़े इतिहासकारों ने बड़ी बड़ी किताब लिखी हैं, आप कभी देखना। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति का सबसे बड़ा जो रोल देखने को मिलता है, ये क्यों हुई, किस लिए हुई, तो बताते हैं कि एक नई राइफल लाई गई, एक नई बंदूक लाई गई और उस बंदूक को चलाने के लिए उसमें कारतूस भरना होता था। मैं आपसे कहूं कि एक कारतूस है और जिसको मुंह से छीला जाएगा और छील के बाद बारूद उसके अंदर डाला जाएगा, फिर बंदूक काम करेगी। यहाँ तक बात सही है, लेकिन जैसे ये बात पता लगती है, लोगों के दिमाग में एक बात आती है, दिमाग में बात जब आई तब ये फैलने लगी। लोगों को मालूम हुआ कि अंग्रेज जो नया कारतूस लेकर आए हैं, उस कारतूस के अंदर पिग, PIG, पिग प्लस काओ या गाय का मांस है। और मैं आपसे कहूं कि जो पिग है, जो PIG है, ये मुसलमानों के लिए हराम है और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। हिंदुओं के लिए पवित्र है, ये मुसलमानों के लिए और ये हिंदुओं के लिए। और 2 ही बड़े मजहब थे उस वक्त इंडिया पर। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये कारतूस आया तो ये दोनों मजहब के लिए परेशानी खड़ा करके आया कि ये तो हराम है और ये आपकी पवित्र है, तो बताइए कि कैसे इसको छू लिया जाए। अगर हिंदू गाय के मांस को अपने मुंह से छीलेंगे तो उनके लिए तो गाय पवित्र है, वो तो ये नहीं चाहते कि गाय को काटा भी जाए और ये तो उसकी चर्बी है। वहीं मुसलमानों के लिए पिग को छूना भी हराम है, उसको टच करना भी हराम है, तो उसको मुंह से कैसे छीला जाए। इसका मतलब ये बड़ा मुद्दा बन गया। लोग परेशान थे इनकी कूटनीतियों से, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, जिस तरीके से इंडिया पे ये राज कर रहे थे, उनसे परेशान थे। इनका सिर्फ एक टारगेट था कि यहाँ के पैसे को इंग्लैंड ले जाया जाए, सोने की चिड़िया को इंग्लैंड ले जाया जाए। जो इंडिया सोने की चिड़िया है, जितना सोना है सबको इंग्लैंड ले जाया जाए, सिर्फ लूटा जाए, इनको कुछ ना दिया जाए, इनको मारा जाए, इनको दबाया जाए। और उनकी नज़र में इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी। वो तो लिखते थे भी, काफ़ी जगह लिखा हुआ भी मिला है कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्तों का और इंडियंस का आना मना है। सोचे वो ऐसे बोल रहा था, उन्हें क्या मोहब्बत होगी इंडिया से और इंडिया के लोगों से।
अगर वहीं हम बात करें मुगलों की या उससे पहले मुसलमानों ने जो आधिपत्य किया इंडिया पे या राज किया, तो उनको इंडिया से मोहब्बत थी। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी किताब में कहा है। क्यों? अकबर आए, बाबर आए, हुमायूं आए या इससे पहले और भी राजा आए, वो यहाँ से कुछ लेकर गए नहीं। उन्होंने इस देश को ही अपना मुल्क समझा, अपना देश समझा या अपना सब कुछ समझा यहीं, और यहीं मर गए, यहीं पैदा हुए। यहीं उन्होंने ताजमहल बनाया, यहीं उन्होंने लाल किला बनाया, जिससे आज हमारे इंडिया की शान है। वो यहाँ से पैसा लेकर दूसरे देश नहीं गए, अफगानिस्तान नहीं गए, कजाकिस्तान नहीं गए या किसी और देश में नहीं गए, वो यहीं रहे और यहीं के होकर मर गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ नहीं रहे, ना यहाँ मरे, ना यहाँ कुछ बनाया, सिर्फ यहाँ से पैसों को लूटा, गरीबों को मारा। अंग्रेजों ने ऐसा किया। बात आते हैं यहीं, ये पॉइंट मिल गया, कारतूस वाला मुद्दा लोगों को मिल गया, लोगों के समझ में बात आने लगी कि हाँ भाई, इस कारतूस को हमने लोगों के दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में जो सेना में भर्ती थे, जो सैनिक थे, जो इंडियंस, जो इंडिया के लोग थे, उनको सेना में भर्ती किया गया था, उन्होंने विरोध किया कि इस कारतूस को हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें जो है पिग और काऊ का गोश्त शामिल है, उनका मांस शामिल है और हम इसको छू नहीं सकते। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना और मंगल पांडे ने बगावत कर दी अंग्रेजों से और 2 अंग्रेजों को वहीं मार गिराया। जब ऐसा हुआ तो सेना के अंदर हड़कंप मच गई। सैनिकों ने कहा कि हमारे मंगल पांडे ने क्रांति शुरू कर दी है, तो हमको भी अब क्रांति शुरू करनी चाहिए। लेकिन 1857 की क्रांति से आने से पहले तक सबने अलग अलग तरीके से क्रांति लड़ने के लिए तैयारी कर ली थी। कैसे कर ली थी, आइए उस पर बात करते हैं हम। कि देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में सबसे बड़ा राजा कौन था उस वक्त भी? मुगल थे। मुगलों में बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर की सारी कूटनीतियां या सारी ताकतें सिमट कर सिर्फ दिल्ली में ही रह गई थी। तो बहादुर शाह जफर भी चाहता था कि मैं एक बार आज़ाद हो जाऊं। कैसे? कि बहादुर शाह जफर को सिर्फ पेंशन दी जाने लगी। बहादुर शाह जफर आखिरी राजा है, 1857 तक रहेगा, 58 तक मान लेते हैं इसे, और फिर इसको रंगून भेज दिया जाता है, इसकी वहीं मौत हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँ, उसको पेंशन देने लगे। और अंग्रेजों का एक नियम था कि जो गोद लेकर बच्चा किसी ने गोद लिया है, जैसे मान लीजिए किसी राजा का या किसी नवाब का या किसी सम्राट का खुद का बच्चा नहीं है, उसने अगर गोद लिया है तो वह बच्चा राजा नहीं बनेगा, नवाब नहीं बनेगा। ऐसे ही जगह जगह इंडिया पर जो छोटे छोटे हुक्मरान हुकूमत कर रहे थे, उनसे शासन छीन लिया गया। वहीं मैं बात करूं, झांसी के लोग भी मिले इसमें, झांसी की रानी मिली। मैं आपसे बात करूं, लखनऊ के नवाब मिले, दिल्ली तो मिली ही मिली, कानपुर के राजा, बरेली के राजा और तमाम दीगर जगहों के राजा भी इनसे मिले। और इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अब हम एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ें। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ये सभी छोटे छोटे राजा, झांसी के, लखनऊ के, दिल्ली के, कानपुर के, बरेली के या और जो राजा बचे, अगर हम सब एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं तो शायद हम जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली वाले राजा लड़ेगा चुनाव, बहादुर शाह जफर लड़ेगा, चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, अगर वो उनसे युद्ध करेगा तो वह भी मारा जाएगा अकेला। तो लखनऊ के भी मारे जाएंगे, झांसी के भी मारे जाएंगे, कानपुर के, बरेली के और भी जगहों के। तो उन्होंने कहा हम सब एक होते हैं। और इन्होंने जो एक अपना चिन्ह माना वो कमल का फूल और रोटी माना। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि 1857 की क्रांति बताइए कि उनका चिन्ह क्या था, तो कमल का फूल और रोटी। ये क्यों माना, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कमल प्लस रोटी, कमल और रोटी। कमल का फूल, जितने भी सेना होती थी राजाओं के पास, मुगलों के पास या झांसी की रानी के पास या लखनऊ के नवाबों के पास या दिल्ली के राजाओं के पास, कानपुर के राजाओं के पास, इन सब के पास जितनी भी सेनाएं हैं, तो होता ऐसे था कि इस कमल के फूल को मान लीजिए दिल्ली से लिया गया और लखनऊ लेकर आए
और लखनऊ में जो राजा राज कर रहा है उसके एक एक सैनिक को दिया गया। एक सैनिक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और वही कमल का फूल घूमता रहा। उसका मतलब ये था कि हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उस कमल के फूल को फिर लखनऊ से झांसी ले जाया गया, झांसी में भी ऐसे ही किया गया, झांसी से कानपुर लाया गया। ऐसे करके पूरे इंडिया में उस फूल को हर एक सैनिक के हाथों से दूसरे सैनिक तक पहुंचवा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं, अपनी मातृभूमि को पाने के लिए हम तैयार हैं। वही रोटी का रोल जो देखा गया, गांव-गांव में इस रोटी को पहुंचाया गया और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा खाना होता था। फिर वह दूसरे को देते, फिर वह तीसरे को देते। जैसे ही रोटी खत्म हो जाती जिसके घर पे, वह वहाँ से अपनी एक नई रोटी निकालता और फिर ऐसे ही घूमती रहती। घूमने के बाद गांव के जिस व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति को रोटी का टुकड़ा मिला तो वह रोटी एक नई अपने घर से लेगा, उसको अगले गांव में पहुंचाएगा। हम ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि हम अंदर ही अंदर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? यही कहानी सैनिकों को बताई गई और यही कहानी वहाँ की पूरी आवाम को बताई गई। बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया गया और प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन क्रांति हमारी समय से पहले चालू कर दी गई। 1857 की क्रांति समय से पहले चालू कर दी गई मंगल पांडे ने, और इसी वजह से क्रांति हमारी विफल रही। और हमने कहा कि हम जिस एरिया को जीतते जाएंगे उस एरिया पर जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा है, हरा झंडा, उस झंडे को हम दुनिया, देश के अंदर हर कोने कोने पे फहराते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों ने अपना नवाब या अपना राजा बहादुर शाह जफर को चुना था कि आपके नेतृत्व में हम युद्ध लड़ेंगे और आप सबसे ऊपर हैं और उसके बाद में हम काम करेंगे। दिल्ली को जीत लिया गया। दिल्ली के लाल किले पर हरा झंडा फहरा दिया गया। लखनऊ को जीत लिया गया, कानपुर को जीत लिया गया, बरेली को जीत लिया गया, झांसी में भी हरा झंडा फहरा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और कुछ समय बाद, किसी 1 महीने बाद, कहीं 2 महीने बाद, कहीं 3 महीने बाद, जो प्रदेश हमने, जो एरिया हमने जीते थे वो हमें वापस से गंवाने पड़े। और 1857 की क्रांति में अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन क्रांति लोगों के अंदर आई तो लोगों के अंदर एक उत्साह आया। एक उत्साह ये आया कि हम इनसे फतेह पा सकते हैं, हम इनसे जीत सकते हैं। ये दौर चलता रहा। 1857 के बाद 1858 से अब महारानी विक्टोरिया सीधा राज करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया और कहा कि अब इंडिया पे जो राज किया जाएगा वो राज इंग्लैंड से सीधा किया जाएगा। 1857 के बाद जो देखने को इंडिया मिला वो बेहद ही दर्दनाक हुआ, बेहद ही खराब साबित हुआ। लोगों की जगह हड़प ली गई, लगान बढ़ा दिए गए, अकाल पड़े, सूखा पड़े, इनको कोई मतलब नहीं, इनको टैक्स चाहिए। गरीब मजलूमों को मारा गया और ये मान लें कि गरीब की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो झोपड़ियों में भी रहने के लायक नहीं बचे। इंडियन जो जमींदार थे उनसे जमींदारी छीन ली गई और ये युग हमने देखा जो कि बेहद ही ख़तरनाक, बेहद ही दर्दनाक युग हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद टाइम चल रहा होता है, 1857 के बाद इनका ही सब कब्जा हो जाता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना करते हैं A.O. ह्यूम। अंग्रेज है ये व्यक्ति। 1885 में ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कांग्रेस की स्थापना करने का मतलब इनका ये नहीं होता कि कांग्रेस इंडियन को सौंप दी जाए। इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर और या ब्रिटिशों का जो हुकूमत है इंडिया पर, और वहीं अगर हम बात करें कि जो इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके बीच में जो खाई है, इस खाई को पाटा जाए। मतलब उनकी समस्याएं सुनी जाएं और फिर उन पर काम किया जाए। जिस देश में हम अपने शासन कर रहे हैं तो हमको ये करना चाहिए कि हम उनकी परेशानियों को सुने, समझें और उन पे कहीं ना कहीं जो हम यहाँ सब कर सके हमें करना चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, तो इन्होंने कांग्रेस में
कुछ समझदार इंडियंस को शामिल किया और शामिल करने के बाद और जो कुछ समझदार इंडियंस से जो पढ़े लिखे लोग थे वह उनके पास जनता आती थी, आवाम आती थी, वो अपनी समस्या उनको सुनाती थी और वो जो समझदार लोग थे वो एक लेटर के थ्रू उस बात को लिखकर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। मतलब कांग्रेस का सिर्फ सिंपल मतलब ये था कि अंग्रेजों और इंडियंस के बीच में जो लंबी खाई बनी हुई है इसको पाटना या इनको नज़दीक लेकर आना और इनकी समस्याओं को एक दूसरे को समझना और काम करना। ऐसे ही करके कांग्रेस को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है नरम दल, फिर आएंगे गरम दल और फिर आएंगे गांधी युग और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। नरम दल में हम बात करें तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले हैं या और ऐसे नेता हैं। गरम दल में बाल आपने नाम सुना होगा, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये 3 लोग आएंगे और फिर गांधी युग में गांधी जी का युग देखने को मिलेगा। इसी टाइम पर एक और मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है इंडिया में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इंडिया में हो जाती है। इसकी स्थापना की आगा खान और सलीमुल्लाह, और इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है मुसलमानों को उनके हक दिलाना, उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाना। ये सारी कहानियाँ चल रही होती हैं। नरम दल अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, गरम दल अपने तरीके से काम करता है और जैसे ही गांधी जी इंडिया में आते हैं तो फिर बात अलग ही हो जाती है। और गांधी जी, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गांधी जी इंडिया में नहीं होते तो शायद हम इतनी जल्दी आज़ादी नहीं पा पाते। हो सकता है कि हम आज़ाद होते तो कितने टाइम बाद होते या कैसे हम आज़ाद होते। तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान इंडिया की आज़ादी को लेकर है। गांधी द ग्रेट लीडर है इंडिया के, जननेता इनको कहा गया। और जननेता हम इन्हें क्यों ना कहें कि इनके इशारे पर इंडिया मरने मारने के लिए तैयार था। और इंडिया में अगर हम कहें तो सिर्फ आदमी ही नहीं, औरत जाति भी इनके साथ जी जान से खड़ी हुई थी, वहीं बच्चे भी इनके साथ जी जान से खड़े हुए थे। हम क्यों ना इनको कहें कि ये जननेता हैं गांधी जी। और गांधी जी के अब ये टाइम आ गया है कांग्रेस का। ये हमने स्थापना की 1885 में की, फिर इसको नरम दल में बांटा गया, फिर गरम दल में बटा, ये फिर गांधी युग में बटा। उसके बाद मुस्लिम लीग आ गई मुसलमानों की, और ऐसे ही शासन कर रहे थे अंग्रेज। कोई देखने को ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें नहीं मिला, लेकिन इंडियंस ने जगह जगह विरोध करना इसका स्टार्ट कर दिया था। वहीं फिर एक आंदोलन गांधी जी करते हैं जो कि एक बड़ा आंदोलन कहलाता है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि हम भैया इनका किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन या असहयोग मूवमेंट ये 1920 में चालू हुआ और 2 साल तक तकरीबन चला। इसका मतलब था सहयोग मतलब किसी की सपोर्ट करना और असहयोग मतलब किसी की सपोर्ट ना करना। अंग्रेज जो कपड़े हमें सेल करते हैं उनको उनकी होली जलाना, अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं जो फैक्ट्रियां उसमें हम काम नहीं करेंगे, जो वकीलात कर रहे हैं वो वकीलात छोड़ देंगे, जो लोग टीचर हैं वो टीचिंग छोड़ देंगे। मतलब हम हर तरीके से इनका सहयोग करेंगे। और गांधी जी ने कहा कि हम इनका सहयोग करेंगे तो इनका शासन हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जो शासन कर रहे हैं ये हमारे ही सपोर्ट से कर रहे हैं। इनके स्कूलों में पढ़ाना बंद कर देंगे, इनके यहाँ नौकरियां करना बंद कर देंगे हम। और लोगों ने ऐसा ही किया। असहयोग आंदोलन का रोल है, पढ़ेंगे। अच्छा कि अगर मैं आज इन चीज़ों को सबको खोल के बताऊँगा ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगी और हम जो है फिर एक ही क्लास, बड़ी लंबी हमारी क्लास हो जाएगी और हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमने पहले पढ़ा कि प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ना है, फिर हमने पढ़ा कि मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना है, और आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है। तो गांधी युग आ गया, असहयोग आंदोलन होगा, फिर सपने अवज्ञा आंदोलन होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है एजुकेटेड लोगों को मिलता है, पढ़े लिखे लोगों का मिलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेहतरीन पर्सन,
उनका बहुत बड़ा योगदान मिला। इंडिया के संविधान में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम कह सकते हैं कि वो गोलमेज सम्मेलनों तीनों में वो गए। हम कह सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट किया इंडिया के लिए, आज़ादी के लिए। हम कह सकते हैं आपसे भगत सिंह, द ग्रेट पर्सन भगत सिंह ने जो कर दिखाया वो सलूट के लायक है और उनको इज्जत दी जानी चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, है ना, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपनी जान ऐसे न्यौछावर कर दी कि बस इनका एक ही टारगेट था कि बस हमें इनकी गुलामी पसंद नहीं है, हम मरना पसंद करेंगे और हमारा देश आज़ाद होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोती नेहरू, इन लोगों ने सरकार के खिलाफ या अंग्रेज शासन के खिलाफ या जो अंग्रेज हम पे कब्जा किए हुए थे या हम पे जो अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट किए, ये जेल भी गए और फिर हमने धीरे धीरे करके 1947 में आज़ादी इनसे पाली। 1947 ईस्वी में, 1947 में आज़ादी पाली, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो किया वो बेहद ख़राब किया। अंग्रेज़ हमें आज़ादी देकर तो गए लेकिन हमें हमेशा के लिए एक गम दे गए, एक दुख दे गए, एक गम दे गए और वो गम था कि इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अंग्रेज़ों ने जो किया वो बेहद ख़राब किया और अंग्रेज़ों को ये समझ में आने लगा कि अब हम यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं, अब हम यहाँ तरीके से नहीं रह सकते हैं, हमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इनको तोड़ कर जाओ। मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई वो अंग्रेज़ों के कहने पर ही की गई। मुसलमानों ने जो अलग देश की डिमांड की वो अंग्रेज़ों के ही साथ मिलकर की। 1905 में जो दुखदाई स्थिति हमने देखी या इंडिया ने जो दुखदाई स्थिति देखी, बंगाल विभाजन, वो बेहद दुखदाई था। बंगाल को डिवाइड किया गया दो भागों में, ये मुस्लिम के लिए, ये हिंदुओं के लिए। पूरे देश ने शोक दिवस मनाया, खुश नहीं था कोई, लेकिन इन लोगों ने एक दोनों में ऐसे मजहब के खिलाफ जहर घोलना स्टार्ट कर दिया और वह जहर घोलते 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 उसने एक नया रूप ले लिया। और एक व्यक्ति है सर चौधरी रहमत अली, उसने एक नए देश के लिए डिमांड की या एक नया देश का नाम रखा पाकिस्तान। और वह हमारे लिए आज भी सिरदर्द बनाए हुए हैं दोनों मुल्कों के लिए, आज खुशहाल नहीं है। ये काम अंग्रेज़ों ने किया और बेहद ख़राब किया। सन 47 के बाद से दो देश बनकर उभर कर आए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों किया इन लोगों ने, क्या इनका टारगेट था, असहयोग आंदोलन क्यों गांधी जी ने किया, क्या इसका रिजल्ट रहा, फिर सबने अवैध आंदोलन किया, इसका क्या रिजल्ट रहा, इससे पहले क्या क्या घटनाक्रम थे। ये सब के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। प्लासी के युद्ध को लेकर, बक्सर के युद्ध को लेकर, मैसूर के युद्ध को लेकर, है ना, फ्रांसीसी और एंग्लो के युद्ध को लेकर, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ उसको लेकर, या इंडियंस और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ उसको लेकर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। या अब हम जो बात करेंगे नए सिरे से एक एक चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलेंगे और फिर उनको खोलेंगे। आज तो हमने सिर्फ ये देखा है कि हमें इनमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो चीज़ हमें पढ़नी है, मोटी मोटी चीज़ हमने सब देख ही ली हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, खुश रहो, हैप्पी रहो। कोविड चल रहा है, घर में रहो, स्वस्थ और सेफ रहो।